हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पे चर्चा करेंगे। इसमें से पहला समाचार है मिडिल ईस्ट से या मध्यपूर्व से या मध्य एशिया जिसे कहते हैं। वहाँ पे लेबनान में हिजबुल्लाह के कार्डर या हिजबुल्लाह के सदस्यों में 3000 सदस्यों का पेजर एक बार में विस्फोट हुआ और एक बड़ा मामला है इस तरह का मामला, जिसमें से 3000 से ज़्यादा लोग जो है घायल हुए हैं। 8-9 लोगों की जान जा चुकी है, 250 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो समझेंगे कि क्या मामला है। हिजबुल्लाह काफ़ी समय से, चूँकि 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने जब हमला किया था, उसके बाद 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पे जवाबी कार्रवाई के लिए मिसाइल आदि गिराता रहता है और ईरान के साथ उसके प्रॉक्सी के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको समझेंगे। दूसरा जो समाचार है वो एक अच्छी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय बाद जो है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर 2019 है, उसके तहत जो नई विधानसभा है उसके लिए चुनाव का आज पहला चरण जो है हो रहा है और दोपहर तक लगभग जो है अच्छा खासा मतदान भी हो गया है। 40% से ज़्यादा मतदान हो गया है और उम्मीद लोग कह रहे हैं कि 60% से ऊपर मतदान जाएगा और शांतिपूर्ण है। आमतौर पे ये अच्छा साइन है। तो उसमें समझेंगे जो जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा जिसका चुनाव हो रहा है उसकी प्रकृति और उसकी शक्तियों के बारे में। ठीक है। जो तीसरा समाचार है ये कल ही जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक पेपर प्रकाशित किया है जिसका नाम है भारतीय राज्यों का आर्थिक प्रदर्शन 1961-61 से लेकर 2023-24, यानी पिछले 60 सालों में भारतीय राज्यों का कैसे प्रदर्शन रहा। ये 2 पैमाने पर आधारित किया गया है। एक भारत में जो भारत की जीडीपी में उन राज्यों की स्टेट जीडीपी का परसेंटेज और जो राज्यों का प्रति व्यक्ति जो है आय, ये दोनों आधारों पे निर्धारित किया गया है। एक काफ़ी अच्छा करीब इस पे पेपर है। इसी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 60 सालों में भारत में राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन किस तरीके से रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए। हाँ, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। लेबनान में देश भर में हुए पेजर को जो लेकर विस्फोटों का कारण, आप सोचिए कि कहाँ हम स्मार्टफोन के दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और आज भी न्यूज़ हो रहा है पेजर का विस्फोट। और 1-2 पेजर नहीं, 3000 से ज़्यादा पेजरों का विस्फोट हुआ है और यह देखा जाए तो एक गंभीर सुरक्षा का मामला लेबनान के लिए भी है और मिडिल ईस्ट के लिए भी हो गया है, क्योंकि ये कहीं न कहीं पहले से ही टेंस मिडिल ईस्ट में चीज़ों को भड़काने वाला है। हुआ क्या कि एकाएक एक पर्टिकुलर जो है पेजर, जो कि लेबनान इजराइल के मोसाद से बचने के लिए, कि उसकी खुफिया निगरानी में आने से बचने के लिए मोसाद के जो है जो सहयोगी हैं या जो सदस्य इसका इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें अचानक विस्फोट हुआ जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। 8 लोगों की जान गई है। जो रिपोर्टें आ रही हैं 250 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से ईरान के राजनयिक भी, बेरूत में जो है ईरान के राजनयिक हैं वो भी शामिल हैं। और इसका आरोप जो है लेबनान ने इजराइल पे लगाया। हालांकि इजराइल ने कहा नहीं है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि इस तरह के हमले करने के लिए जो है मोसाद ही जाना जाता है और इजराइल ने लेबनान पे हिजबुल्लाह को कह भी रखा था कि वो हिजबुल्लाह पर हमला करेगा। और पुनः जो है इजराइल और हिजबुल्लाह का जो संबंध जो ऑल टाइम लो चल रहा है, वो और भी जो है उसको लेकर चिंताजनक स्थिति पहुंच गई है। आइए ज़रा समझते हैं ये अजीब सा मैटर। देखिए, इसी तरह का पेजर है या वो इसमें विस्फोट हुआ है। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 17 सितंबर को बताया कि लेबनान में स्थित शिया इस्लामी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए पेजर के पूरे देश में एक साथ विस्फोट होने से लगभग 3000 लोग घायल हो गए हैं। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई है, लगभग 2750 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इसमें से जो है घायल हैं और 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें ज़्यादातर चेहरे, हाथ, पैर और पेट पर चोटें आई हैं पेजर के, बैटरी के या पेजर के विस्फोट होने से। अब ये है कि ये अगर देखें कि लेबनान में आखिर हुआ क्या है,
तो हिजबुल्लाह के कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों पेजरों को, या कह सकते हो हजारों पेजरों को एक साथ निशाना बनाया गया है। और हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद जब से हमास ने हमला किया है, तब से अपने संदेशों को इंटरसेप्ट से रोकने के लिए जो है, मुश्किल बनाने के लिए सालों से वो पेजर का इस्तेमाल कर रहा है। और कहा जाता है कि ये जो भी हमले में लोग घायल हुए हैं वो अधिकांश जो है ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह है उसी के समर्थक या उसी के कार्यकर्ता हैं। और जो पेजर अभी फटे हैं वो हाल ही फिलहाल में नए पेजर्स उन लोगों को, उन सदस्यों को मिले थे। और कैसे फटे हैं, इसमें जैसे हिजबुल्लाह के कुछ अधिकारी बता रहे हैं कि डिवाइस को विस्फोट के पहले कई सेकंड तक बीप करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। एक अन्य हिजबुल्लाह अधिकारी ने बताया कि पेजर पहले गर्म हुए फिर फट गए, और लोगों का कहना है कि पेजर में जो लिथियम आयन बैटरी थी उसको इस तरह से ट्रेंड किया गया था कि वो बीप या उसके आधार पे ये फट सकता है। अब ये जो मामला हुआ है, यानी सबसे, इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सबसे व्यापक भौतिक आपूर्ति श्रृंखला हमला है। कैसे है ये स्टेटमेंट? एक रूसी मूल के एक साइबर सिक्योरिटी के काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं जो अमेरिका में रहते हैं, क्राउड स्ट्राइक करके कंपनी के सह संस्थापक भी हैं। और क्राउड स्ट्राइक आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट को जो सुरक्षा देती है या जो बड़े पैमाने पे जो साइबर सिक्योरिटी देती है उससे जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि पहले उम्मीद थी कि हैक किया गया है, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि नहीं, हैक नहीं किया गया है, यह इतिहास में सबसे व्यापक भौतिक आपूर्ति श्रृंखला हमला है। यानी कि जो अभी कुछ दिन पहले इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ है तब से हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को कह रखा था कि अब वो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल ना करें, पेजर का इस्तेमाल करें। कुछ ही दिन पहले जिन पेजरों में विस्फोट हुआ था ये पेजर नए सदस्यों को पहुंचे थे। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि उस पहुंचने के दौरान, यानी जहां से बने होंगे, जहां जाने के दौरान बीच में ही इन पेजरों में कुछ इस तरह से करके उनको मिलिट्री ग्रेड जो है विस्फोटक से उनको सज्ज कर दिया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पे उनका विस्फोट किया जा सके। और ये लोग बता रहे हैं कि कई विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये इजराइल ही ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास ही इस तरह की क्षमता है ये करने की। तो अब प्रश्न है कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, इजराइल तो कहता ही नहीं है, वो तो कुछ भी करके कहता है कि उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हिजबुल्लाह के लोग हैं, ये देखिए हमला इजरायली नेताओं द्वारा, यानी पहले कहा था, एक दिन बाद ही कहा गया था कि वे हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। उसके एक दिन बाद इस तरह का एक तरह से कह सकते हो कि व्यवस्थित ढंग से हमला होता है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती कहते हैं कि यह आपराधिक इजरायली आक्रमण है और कहा कि लेबनान की संप्रभुता का गंभीर जो है उल्लंघन है, इनका कहना है। यानी ये सब जो है इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं। गार्जियन में भी एक स्पाइस अगेंस्ट आर्मागेडन करके एक पुस्तक लिखे हैं योसी मेलमैन, उनका भी कहना है कि ये सब कुछ जो दिख रहा है, मोसाद पर काफ़ी काम किए हैं और स्पाइस एजेंसी, उनका कहना है कि इसमें मोसाद ऑपरेशन के सभी लक्षण है। किसी ने पेजर के अंदर मामूली जो है विस्फोटक या मालवेयर लगाता है और ये लगता है कि अभी जो आपूर्ति श्रृंखला हुई थी उसी दौरान ये लगाया गया है। और इजराइल लंबे समय से हिजबुल्लाह को अपनी सीमाओं पर सबसे बड़ा खतरा मान रहा था और इसी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये हमला जो है इजराइल ने ही करवाया है। अब प्रश्न है कि इजराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष क्यों बढ़ रहा है? देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह का जन्म ही हुआ था जब लेबनान गृह युद्ध हो रहा था और इजराइल उस पर हमला किया था। तभी से उसका जन्म ही हुआ था ईरान के सहयोग से, वहाँ के रिवोल्यूशनरी गार्ड से लेकर कई बार बताए भी हैं। इधर बीच जो मामला है हमेशा लड़ते रहे हैं। अंतिम फुल स्केल वार 2006 में हुई थी। इस बार जो अभी मामला शुरू हुआ है ये 8 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बर्बरतापूर्वक आतंकवादी कृत्य करता है। उसके बाद 8 तारीख से जो है इजराइल ने हमास पे जो है जवाबी कार्रवाई और सैन्य जो है हवाई आक्रमण शुरू किया। उसके साथ ही साथ उसी दिन से हिजबुल्लाह ने भी जो है इजराइल पे अपना जो है रॉकेट आदि दागना शुरू कर दिया है। और हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके हमलों का उद्देश्य गाजा में इजरायली बमबारी के तहत फिलिस्तीनियों का समर्थन करना है। और लंबे समय से इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी सीमाओं पर सबसे बड़ा खतरा जो है मानता रहा है।
प्रश्न है हिजबुल्लाह क्या है? तो देखिए, हिजबुल्लाह एक शिया मिलिशियाई संगठन है जो लेबनान में कार्यरत है और उस पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा जो है मिलिशिया संगठन है, या कह सकते हो दुनिया में ये माना जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर के रूप में जो भी सैन्य संगठन, उसमें सबसे ज़्यादा उसके पास ही लोग हैं। 50,000 से 1 लाख लोग जो है सैन्य दस्ते उसके पास हैं, और रॉकेट भी हैं, ड्रोन भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, गाइडेड मिसाइल भी हैं कुछ संख्या में, कुछ एंटीसेप्ट मिसाइल हैं, कुछ एंटी टैंक मिसाइलें हैं, और वो एक काफ़ी जो है पावरफुल वहाँ पे संगठन माना जाता है। हिजबुल्लाह का गठन 1980 के दौरान जब लेबनान में गृह युद्ध हुआ था, उस दौरान हुआ था, जब इजराइल ने लेबनान पे हमला किया था, तो उसके प्रतिरोध के रूप में जो है उसी दौरान जो है 1979 में जो है इजराइल में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड बनती है, वो कुद्स फोर्स के तहत हिजबुल्लाह को जो है, हिजबुल्लाह का अर्थ ही होता है कि ईश्वर की पार्टी या ईश्वर का दल, उसका गठन करता है, और उसका मकसद ही है कि वहाँ पे ईरान के प्रॉक्सी के रूप में जो है शिया उसको आगे बढ़ाना, और मेनली जो है वो इजराइल के विरोध में है और अपनी पूरी ताकत वो इजराइल के ही विरोध में लेता है। देखिए 1992 में लेबनान के राष्ट्रीय चुनाव में ये भाग ले रहा है, एक प्रमुख राजनीतिक उपस्थिति है। 2000 में जब इजरायली सेना लेबनान से वापस लौटी तो हिजबुल्लाह ने इसका अपना सारा क्रेडिट खुद को लिया कि हमने इसे इजराइल को वापस भेजने में अपनी भूमिका निभाई है, और इसके साथ साथ उसमें लोग भी बढ़े, ईरान के सहयोग से साजो सामान भी आया है, दुनिया की सबसे भारी भरकम हथियारों से लैस मिलिशिया सैन्य ताकत भी इसी के पास है, और ये एक इजराइल के जो एक्सेस ऑफ धुरी है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध की जो धुरी है, उसका सबसे प्रमुख जो है ये अंग के रूप में इजराइल के लिए खतरा है, और ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसका ये अंग है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ लें थोड़ा सा पेजर क्या होता है। हालांकि आप लोग जानते भी होंगे या कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, उनका समय निकल गया है। पेजर एक तरह से एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, जिसमें बीप के बाद आमतौर पे संदेश आता है। न्यूमेरिकल संदेश भी आ सकता है, कुछ कॉल आदि भी आ सकती है, बहुत हल्का फुल्का संदेश आता है। पहले ये इमरजेंसी में या लोग शौकिया यूज करते थे मोबाइल फ़ोन के पहले। जब से मोबाइल फ़ोन आना शुरू हुआ है, पेजर आमतौर पे बाहर ही हो गया है। हाँ, कुछ संस्थाएं जो खुफिया स्तर पे काम करती हैं या छुपे कि मोबाइल के पकड़ में न आए उस तरह से काम करती हैं, वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेजर जो है ना, एक तो बहुत लिमिटेड सूचनाएं ही भेजता है, तो बहुत ज़्यादा उसका स्पैन नहीं रहता कि पकड़ में आए। दूसरे ये जीपीएस और ब्लूटूथ से भी फ्री रहता है, इसलिए उसका जो मोबाइल की तरह इसके पकड़ में भी आने की संभावना नहीं रहती है। संभवतः इसी को लेकर जो है 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने कहा था कि अपने काडरों के लिए कि वो पेजर का इस्तेमाल करें संदेश वाहन के लिए, लेकिन वही है कि इसको भी इजराइल ने नहीं छोड़ा। ठीक है, आइए अगला न्यूज़ देखते हैं। 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर के नई विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हुआ है। अभी तक जो सूचना है उसमें अच्छा मतदान हो रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, ये सुखद चीज़ें हैं। ये जो नई विधानसभा का गठन हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत हो रहा है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत इस विधानसभा का जो है स्ट्रक्चर तैयार है। इसके बारे में अगर देखें, इसकी प्रकृति और इसकी शक्तियों के बारे में देखें जाए तो इसकी प्रकृति जो है, वह जो पुडुचेरी विधानसभा है वह भी एक इंडियन टेरिटरीज है, उसके समकक्ष है, और इसमें विधानसभा के लगभग काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ विधानसभा से लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई है, जैसे कि पुलिस है, जैसे सुरक्षा की बात है, सार्वजनिक व्यवस्था है, सुरक्षा की बात है, ब्यूरोक्रेसी है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ गया है। और साथ ही साथ जैसे राज्यों के पास समवर्ती सूची में भी विधान बनाने का अधिकार रहता है, इस विधानसभा के पास समवर्ती सूची में विधान बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। चुनाव हो रहा है, नई विधानसभा है, आइए ज़रा इसको थोड़ा समझते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हुआ है। यह देखते हुए कि 2019 के बाद से यह पहला चुनाव है जब अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर के संवैधानिक ढांचे को बदल दिया गया था, और नई विधानसभा पहले की विधानसभाओं से काफ़ी
अलग होगी। अभी समझेंगे, जब इसकी प्रकृति के बारे में समझेंगे तो देखेंगे कि भारत में कितनी तरह की विधानसभाएं 370 के समय थी और अब कितनी है। ठीक है। अगस्त 2019 के संवैधानिक परिवर्तन ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया और एक प्रकार से नई विधानसभा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए होगी, न कि एक राज्य की। तो ये केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा है, न कि राज्य के लिए विधानसभा है। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा की प्रकृति देखिए, 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर का जो संबंध था भारत को लेकर वो 370 से गाइडेड होता था। और उस समय अगर भारत में देखा जाए कि विधानसभाओं की प्रकृति के बारे में देखा जाए तो एक जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी जिसका कार्यकाल 6 साल का था, जिसके पास इतनी सारी शक्तियां थी कि वो संसद से भी ज़्यादा शक्तियाँ एक तरह से रखती थी। एक सामान्य विधानसभाएं थी जो सभी राज्यों के लिए थी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए थी। 2 तरह की और विधानसभाएं थी। मैं 2 तरह की इसलिए कह रहा हूं कि 2 यूनियन टेरिटरीज और हैं जहां पे विधानसभाएं हैं, एक दिल्ली की और एक पुडुचेरी की। तो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों यूनियन टेरिटरी है, लेकिन चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए दिल्ली के लिए अलग से एक संविधान में 239A के तहत जो है व्यवस्था की गई है। बाकी जो 239A पुडुचेरी की विधानसभा, एक तरह से देखा जाए तो 4 तरह की विधानसभाएं उस समय थी, जिसमें आप कह सकते हो कि दिल्ली की विधानसभा को सबसे कम ताकत था और जम्मू कश्मीर की विधानसभा को सबसे ज़्यादा ताकत था। ये 4 तरह की उसके पहले की व्यवस्था थी। बाकी जो राज्यों के पावर थे वो तो, विधानसभाओं के पावर थे वो तो सभी राज्यों के साथ है। उसके बाद जब 370 हट गया तो इसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में भी संशोधन किया गया, उसमें राज्यों के नाम और उसमें परिवर्तन की बात है। और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। एक है लद्दाख, जिसका बिना यूनियन टेरिटरी, जिसके पास अपनी विधानसभा नहीं है। दूसरा है जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी अपनी विधानसभा है। और देखा जाए तो अब ये एक राज्य भी नहीं रहा, एक विधानसभा वाली केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यानी काफ़ी स्तर गिरा दिया गया। ये जो इसकी विधानसभा है, इसकी जब प्रकृति अब देखेंगे तो अब इसके पहले भारत में 2 यूनियन टेरिटरीज थी जिनके पास अपनी विधानसभा थी। दिल्ली की जो 239A से होती है, AA से गाइडेड होती है, और पुडुचेरी की 239A से। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर की है, इसकी प्रकृति यूनियन टेरिटरीज पुडुचेरी के समकक्ष है, जिसमें शक्तियाँ राज्यपाल और विधानसभा के बीच में बटी हुई है और कुछ शक्तियों पर लिमिटेशंस भी रखा गया है। तो ये इसके बारे में है, पूरा प्रावधान है। बाकी जम्मू कश्मीर विधानसभा की शक्तियों की बात करें तो चूंकि अब ये यूनियन टेरिटरीज की शक्तियां हैं तो सामान्य विधानसभा की जो शक्तियां होती हैं उनसे थोड़ा सा कम है। सामान्य विधानसभा की शक्तियां क्या होती हैं? सामान्य विधानसभा की शक्तियां वो होती हैं जो कि राज्य सूची के सभी विषयों में विधान बनाने की शक्ति, संसद के संविधान के तहत राज्य सूची के सभी विषयों में विधान बनाने की शक्ति सामान्य विधानसभाओं को, यानी जो राज्य की विधानसभाएं होती है उनको होता है। इन्हें भी है कि चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो राज्य सूची के विषयों में है, लेकिन कुछ विषय उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इन्हें बाहर कर दिया गया है। तो वो विषय अगर देखा जाए तो इसमें जो कमी है उसमें यह है कि विधानसभा की राज्य सूची में, सूची विशद में व्यवस्था सार्वजनिक यानी लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये इससे बाहर है। किसके? जम्मू कश्मीर के विधानसभा में। बाकी जो है, जो राज्य का है वही है, जो राज्य विधानसभाओं को पावर है वही वहाँ की भी विधानसभाओं को पावर है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस इससे बाहर कर दिया गया है। दिल्ली में अलग से है क्योंकि दिल्ली में जो है भूमि भी है, वहाँ पे भूमि पर है पावर, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस का जैसे कि पुडुचेरी में नहीं है वैसे कि वहाँ भी नहीं है, वो LG के पास पावर है। साथ ही में जो और सामान्य और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके पास ये पावर होता है कि वह जो समवर्ती सूची है, जैसे संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची होती है यानी ऐसे विषय जो दोनों राज्य और केंद्र दोनों से होते हैं, उसमें राज्य भी विधानसभा अपना विधान बनाती है, केंद्र भी अपना विधान बनाता है, टकराव की स्थिति में केंद्र का विधान प्रिवेल करता है। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा यानी यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी और वहाँ पे इनको रोक दिया गया है कि समवर्ती सूची के विषय में विधान नहीं बना सकते हैं, वो संसद ही बनाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनसे लॉ एंड ऑर्डर
पुलिस के संबंध में विधान बनाने की शक्ति और समवर्ती सूची में विधान बनाने की शक्ति इनसे ले ली गई है। और एक और जो इसमें है कि वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान है। जैसे नॉर्मल स्थिति में हालांकि वित्त विधेयक या धन विधेयक जो भी होता है वो राज्यपाल के ही परामर्श से आते हैं। यहाँ भी वही बात है, लेकिन स्पेशलाइज कर दिया गया है कि धारा 36 में कि वित्त विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधानों से है कि कोई विधेयक या संशोधन उपराज्यपाल की सिफारिश के विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा विधेयक अन्य पहलुओं के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में है तो भी कानून से संबंधित होता है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा की शक्तियों को कम करके राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया है। अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासक होते हैं, तो वहाँ पे एलजी के रूप में हैं, तो एलजी जो हैं उनको कुछ शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं। वो देखें क्या है, तो देखिए 2019 के अधिनियम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों को भी निर्दिष्ट किया है। इसमें धारा 53 है जो मंत्रिपरिषद की भूमिका से संबंधित है। में कहा गया है कि उपराज्यपाल अपने कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित मामलों में अपने विवेक से कार्य करेंगे। यानी कि बाकी मामलों में तो वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे कार्य करेंगे, लेकिन ये जो 2-3 मामले हैं इसमें वो अपने विवेक से कार्य करेंगे। पहला है विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों से बाहर जो शक्तियाँ हैं, यानी पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है या समवर्ती सूची, वो पावर इनके अंदर, उस पर ये मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा है जिसमें उन्हें किसी कानून के तहत अपने विवेक से कार्य करने या कोई न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता है, यानी कोई और कानून अगर उन्हें कोई विशेष कर्तव्य देता है तो उसके लिए भी मंत्रिपरिषद से अलग वो विशेषाधिकार रखते हैं। और तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। ये 2 और चीज़ें हैं जो उन्हें, जिनके मामले में राज्यपाल, उपराज्यपाल कश्मीर के अपना स्वतंत्र जो है या आप कह सकते हो विशेषाधिकार रखते हैं, यानी मंत्रिपरिषद से ये बात मानने का अधिकार नहीं रखते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, अखिल भारतीय सेवाएं और नौकरशाही, मतलब वही अखिल भारतीय सेवाएं मतलब नौकरशाही और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ये सारी चीज़ें जो है प्रशासनिक दृष्टि से उपराज्यपाल के नियंत्रण में हैं। अब प्रश्न एक ये भी है कि अगर कोई मामला आता है कि उपराज्यपाल विशेषाधिकार बनता है या नहीं बनता है, तो वहाँ उपराज्यपाल का अपना मत चलेगा। किसी मंत्री ने उपराज्यपाल को कोई सलाह दी है, वो क्या दी है, कैसे दी है, ये मामला किसी न्यायालय में भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से दृष्टि से देखा जाए तो जो पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा शक्तियों का प्रयोग करती थी, एक तरह से कह सकते हो कि वो सुपर विधानसभा थी। 6 साल उसका कार्यकाल होता था, उसके अलग से पावर होते थे, यहाँ तक कि संसद के से ज़्यादा उसकी शक्तियाँ होती थी। वो सारी चीज़ें तो अब उनसे छीन के सामान्य विधानसभा की भी पावर नहीं है। लेकिन हाँ, एक यूनियन टेरिटरीज़ के अंतर्गत जो लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस के अंतर्गत उनको पर्याप्त पावर दिए गए हैं, 2-3 विषयों 4 विषयों को छोड़ के जो है, क्योंकि उस परिस्थिति जम्मू कश्मीर की ऐसी है। और केंद्र सरकार ने कहा भी है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ सही रहेंगी वो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगी। तो होप सो जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज वहाँ के लोगों की स्थानीय ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करेगी, और इसीलिए संभवतः वहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान भी हो रहा है, लोगों को लगता भी है। जो तीसरा मुद्दा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इम्पोर्टेंट तो पहला दूसरा भी था, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसने एक पेपर प्रकाशित किया है, भारतीय राज्यों का आर्थिक प्रदर्शन 1961-62 से लेकर 2023-24 तक, यानी 60-62 सालों में, पिछले 60-62 सालों में या 5-6 दशक में भारतीय राज्यों का जो आर्थिक दृष्टि से प्रदर्शन रहा है उसका तुलनात्मक अध्ययन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने किया है। इस जो प्रदर्शन है इसको कई आधारों पे किया गया है, जैसे कि दक्षिण भारत के राज्यों का प्रदर्शन, फिर इसके बाद पश्चिम राज्यों का प्रदर्शन है, उत्तर के राज्यों का प्रदर्शन है, मध्य भारत के राज्यों का प्रदर्शन है, पूर्व के राज्यों का प्रदर्शन है, पूर्वोत्तर भारत के जो कुछ क्षेत्र हैं उसमें देखा गया है। जो मोटे मोटे तौर पे इसमें बात ये आई है कि दक्षिण के राज्यों का प्रदर्शन बेहतर है, खास तौर से 91 के बाद आर्थिक उदारीकरण को लेकर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जो मोटे तौर पर इसमें बात आ रही है। देखा जाए कि दक्षिण के 4-5 राज्य हैं वो पूरे देश के जीडीपी का जो है 30% योगदान देते हैं, और प्रति व्यक्ति आय में भी बेहतर है, एक्सेप्ट केरल। केरल को छोड़कर बाकी के राज्यों ने पिछले 60 सालों में, दक्षिण के राज्यों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, कमेंडेबल जॉब किया है।
जहाँ तक पश्चिम के राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 2001 के बाद गुजरात जो है महाराष्ट्र से आगे निकल गया है। वैसे जीडीपी के परसेंटेज के रूप में महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 बना हुआ है और वो लोग जो है प्रदर्शन अच्छा ही कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय के रूप में। उसको लेकर गोवा में भी अच्छी स्थिति है। उत्तर के राज्यों की बात करें जिसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी अच्छी स्थिति कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पंजाब, हरियाणा विघटन के पहले एक साथ स्थिति थी। विघटन के बाद जो है खाली 60 के दशक के बाद जब वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पंजाब तेज़ी से बढ़ा, लेकिन 90 के बाद से पंजाब की स्थिति डाउन होती जा रही है प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी और इस भागीदारी के रूप में भी, जबकि हरियाणा बेहतर करता जा रहा है। इसी तरह से उत्तर के राज्यों में जो है पश्चिम बंगाल एक ऐसा तटीय राज्य है जो चिंता का विषय है और जिसकी स्थिति नीचे गिरती जा रही है, जबकि उड़ीसा बेहतर कर रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं मामला क्या है, कैसा है, समझते हैं। देखिए, देश में राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन का ज़्यादातर चर्चा जो है आमतौर पर विकास दर पर केंद्रित रहता है कि कौन सा राज्य कितना % की दर से बढ़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा तैयार यह पेपर पिछले 6.5 दशकों में राज्यों के सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन की जांच करता है। इस विश्लेषण के लिए 2 प्रमुख आर्थिक संकेतक को आधार बनाया गया है, जिसमें से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्यों का हिस्सा, प्रत्येक राज्य का आर्थिक महत्व बताएगा कि एक राज्य पूरे राष्ट्रीय जीडीपी में राज्य के जीडीपी का कितना % है। इससे पता चलेगा कि राज्य का आर्थिक महत्व कितना है पूरे राज्य के पूरे देश के संदर्भ में। और दूसरा सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय, ये जीवन के सापेक्ष मानक का आकलन करेगा कि राज्य में सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय यानी ओवरऑल भारत से लेकर कितना % ज़्यादा है, यानी वहाँ पे जीवन की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, ये पता चलेगा। इसको अगर हम एक क्रम पे देखें दक्षिण भारत के राज्यों का प्रदर्शन, तो देखिए 1991 से पहले दक्षिण राज्यों ने अपेक्षित प्रदर्शन नहीं दिखाया, यानी 61 से 91 तक कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। लेकिन 91 के बाद से जब आर्थिक उदारीकरण हुआ, दक्षिण राज्य अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में रहे। 2023-24 मार्च लास्ट में जो है उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु ने मिलकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% हिस्सा बनाया है। हालांकि इसमें जो केरल है ना, ये चिंताग्रस्त है। देखिए 91 के बाद सभी दक्षिण के राज्यों का प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत से अधिक ही रहा है। तेलंगाना में सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 193.6% यानी जो राष्ट्रीय औसत है उसका 193% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में जो 181, 171, 152 है। तो इसमें जो 152 केरल है, लेकिन केरल एकमात्र दक्षिण राज्य है जिसकी हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है। 60-61 में 3.4% था, 2000-2001 में 4.1% तक शिखर पे पहुंचा था, लेकिन 2000 के बाद से ये घटना शुरू हुआ है और ये 3.8% पे आ गया है। तो केरल एकमात्र दक्षिण का राज्य है जहाँ पे चिंताजनक स्थिति है। हालांकि अभी भी प्रति व्यक्ति औसत वहाँ पे औसत से 1.5 गुना है, जो भारतीय औसत से 1.5 गुना है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय तो है ही है। पश्चिम के राज्यों की देखा जाए तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात है, इसमें लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने पूरी अवधि के दौरान जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सा बनाए रखा था। 60 के दशक तक उत्तर प्रदेश था, फिर जब बढ़ गया उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र आ गया। गुजरात का हिस्सा 2001 तक मोटे तौर पर समान स्तर पर रहा, फिर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। 2001 से 6.4% जीडीपी में हिस्सेदारी थी पूरे भारत में। 2022 जो है 22-23 में 8.1% हो गया। तो ये अच्छी स्थिति है कि गुजरात 2001 के बाद तेजी से बढ़ा है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की प्रति व्यक्ति आय 1960 के दशक से राष्ट्रीय औसत से बेहतर ही रही है। महाराष्ट्र जो है पहले जो है गुजरात महाराष्ट्र से पीछे था प्रति व्यक्ति औसत में, लेकिन बाद में ये आगे निकल गया है और यह असमानता 2010-11 तक बनी रही। 2022-23 में गुजरात की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय औसत से 160% है, जबकि महाराष्ट्र 150% है। यानी कहीं ना कहीं 2010-11 के बाद गुजरात में महाराष्ट्र की अपेक्षा औसत संपन्नता बढ़ी है और ये दिखाई भी दे रहा है कि 2001 के बाद से गुजरात का दर महाराष्ट्र की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा। हालांकि दोनों राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। गोवा में भी स्थिति अच्छी खासी है, तो इसमें भी कोई बहुत अच्छी बात वो बात नहीं है।
गोवा की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है, 300% है। और सिक्किम के बाद राष्ट्रीय औसत में जो सबसे ज़्यादा जो है मामले जो है अगर कहा जाए कि सिक्किम नंबर 1 पे है, उसके बाद जो है गोवा है जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे बेहतर स्थिति में है। उत्तर भारत के राज्यों का प्रदर्शन देखें, ये देखिए इसमें CNBC ने कुछ दिखाया है कि रिचेस्ट इंडियन स्टेट बाई रिलेटिव पर कैपिटा इनकम में दिल्ली है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, हरियाणा है, तमिलनाडु है बड़े स्तर पे। हालांकि गोवा और सिक्किम नंबर 1 पे, गोवा नंबर 2 पे है। उत्तर भारत के राज्यों का प्रदर्शन देखें तो दिल्ली, हरियाणा उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था 1990 तक अच्छी थी, उसके बाद खराब की स्थिति आई है। दिल्ली छोटे आकार के बाद बेहतर है। सकल घरेलू उत्पाद में 1961 में 1.4% था, आज बढ़ के जो है 3.6% हो गया है, तो एक अच्छी बात है। पंजाब हरियाणा दोनों कभी एक राज्य का हिस्सा थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा ने अलग अलग रास्ता चुना है। आर्थिक विकास की दर पे इसमें दिखाई दे रहा है। हरित क्रांति 60 के दौरान हरित क्रांति हुई थी, तो फायदा उसका दोनों रूप से हुआ था। लेकिन 90-91 के बाद जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ है, तब जो है पंजाब स्थिर हो गया है 4.3%। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुई है। 2023-24 में ये 2.4% रह गया है पूरे भारत के GDP में, जब कभी सोचिए 90 तक आते आते 4.3% था। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय भी 70-71 में 169% थी औसत से, आज 106% रह गई है, जो कि कहीं ना कहीं ये भी कमी दर्शाता है। और वहीं हरियाणा, वो भी साथ ही राज्य था, बाद में अलग हुआ। दोनों मामलों में पंजाब से पीछे था, लेकिन लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान जो है, इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 में पंजाब में जहां 106% था, वहीं हरियाणा 176% है। यानी कहीं ना कहीं बता रहा है कि हरियाणा में पंजाब की अपेक्षा संपन्नता रिलेटिवली ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके पीछे कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं पंजाब में डच बीमारी तो नहीं है। डच बीमारी कोई बीमारी नहीं है, एक आर्थिक समस्या के रूप में देखा जाता है, जिसमें किन्हीं देशों में अगर कोई प्राकृतिक संसाधन खासतौर से पेट्रोलियम आदि निकल जाता है, तो उसका दीर्घकाल पे जो है उस देश की अर्थव्यवस्था पे जब कोई नकारात्मक प्रभाव होता है, तो उसको डच बीमारी के रूप में कहा जाता है। नीदरलैंड में हुआ था पहले, उसी के आधार पर कहा था। यानी कि जो पंजाब ने जिस तरह से कृषि में इतनी प्रगति की, उसके बाद वो अन्य क्षेत्रों पर वो ध्यान नहीं दे पाया, ये बात इंगित करता है। और इसमें इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, पंजाब की भी समस्या है कि पंजाब को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा एक जैसी स्थिति एक साथ निकले, लेकिन हरियाणा ने अपने यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री और डेवलपमेंट को जो है ग्रोथ उसको मिला, जबकि पंजाब में ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है। पूर्वी भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल कभी 60-61 में 10.5% के साथ राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में उसका तीसरा स्थान रहा, आज जो है 22-23-24 में 5.6% हो गया। यानी कहीं 60 सालों में सबसे खराब स्थिति किसी राज्य की देखी जाए तो वो पश्चिम बंगाल की रही है। प्रति व्यक्ति आय भी जहाँ पे औसत से ज़्यादा 127 था, आज जो है 83.7 हो गई है। यानी कि राजस्थान और उड़ीसा जो कि परंपरागत रूप से गरीब राज्य माने जाते थे, उनके बराबर की स्थिति इनकी या उनसे भी नीचे हो गई है। ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में चिंता के बारे में ये बता रहा है। बिहार जो स्थिति है, अविभाजित रूप से वो सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 70 था, विभाजन के बाद ये 31% पर आ गया था, अभी ये 33 है। तो बिहार की तो स्थिति पहले से है कि जनसंख्या में आप देखिए नंबर 2 की स्थिति है और GDP भी बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे कोई बड़ी है। तो देखा जाए तो बिहार सबसे गरीब में है, फिर झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर ऐसे इसमें स्थिति है। उड़ीसा की बात देखा जाए तो 60 के दशक से 90-91 तक सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय के मामले में लगातार गिरावट रही, लेकिन 90-91 के बाद स्थिति इसमें बदली है। 2023-24 में औसत से 88.5%, यानी औसत के से कम है, लेकिन फिर भी इसमें प्रगति दिखाई दे रही है और ये अच्छी बात है उड़ीसा को लेकर कि वहाँ पे बदलाव हो रहा है। केंद्रीय भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश हिस्सेदारी में गिरावट शुरू हुई है, जो विभाजन के बाद से, यानी जब 2001 में उत्तराखंड बना था तब से स्थिति वैसे ही है। अभी यह है 2023 में मामूली रूप से ओवरऑल GDP के परसेंटेज में रूप में सुधार हुआ है। 2020-21 में 8.2% था, 2023-24 में मामूली रूप से बढ़ के 8.4% रहा है। मध्य प्रदेश की स्थिति देखा जाए तो 2010 से अपनी सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय में इसमें बदलाव हुआ था। 60-61 में जहाँ पे सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 82.5% था, यानी 82.4 था, 2011-10-11 में 60.1% हो गया।
छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया था, तो उसका भी कारण है। लेकिन अभी स्थिति में सुधार दिख रहा है धीरे धीरे। 2010-11 का जो ऑल टाइम लो 60.1 था, उससे बढ़ के अब 77.4% है। हालांकि अभी भी राष्ट्रीय औसत से प्रति व्यक्ति आय कम है, यानी वहाँ पे कहीं ना कहीं समान तौर से उसे गरीब राज्य के उद्देश्य से आप रख सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में सिक्किम है, 80-81 में जो है सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम थी, लेकिन आज देखा जाए तो सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कई गुना है, 320% है, यानी 3.2 गुना ज़्यादा राष्ट्रीय औसत से है। तो देखा जाए तो सबसे संपन्न राज्य अगर प्रति व्यक्ति के दृष्टि से, सापेक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो सिक्किम ही आता है, इसके बाद गोवा आता है। असम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से थोड़ी अधिक थी, 60-61 में 103% था, लेकिन 10-11 में ये 61.2% तक आ गया। हालांकि तब से फिर धीरे धीरे सुधार दिख रहा है और 73.7% तक पहुंचा है। तो निष्कर्ष रूप से कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र दूसरे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जो पश्चिम के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, खासतौर से 90 के दशक के बाद वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच काफ़ी अंतर बढ़ता जा रहा है, जिस पे नीतिगत रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि हरियाणा और पंजाब कभी एक साथ एक जैसी आर्थिक स्थिति में थे। 90 के बाद ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा ने तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू किया और पंजाब में प्रति व्यक्ति GDP के हिस्सेदारी के रूप में और रिलेटिव जो है सापेक्षिक प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी उसमें डाउनफॉल दिख रहा है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं पे देश का पूर्वी भाग अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, खास तौर से समुद्री राज्यों में पश्चिम बंगाल ये ऐसा राज्य है जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कभी भारत के GDP में तीसरा स्थान था 60 के दशक में, आज जो है काफ़ी नीचे चला गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी काफ़ी नीचे है, कभी राज्य के औसत से, राष्ट्रों के मतलब एक देश के औसत से अच्छा खासा था, आज जो है राजस्थान उड़ीसा से भी नीचे हो गया है। तो ये कोई चिंता की बात है। हालांकि उड़ीसा के लिए स्थिति थोड़ी अच्छी है, यह धीरे धीरे सुधार दिखाई दे रहा है। तो ये कमोबेश रूप से जो है भारत के राज्यों का प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जो है ये प्रदर्शन दिखाया गया है। इससे डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो आर्थिक सलाहकार परिषद पे आगे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।